नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल समराइज्ड में। आज बात करेंगे राकेश टिकैत के डिफायंस पे उठ रहे सवालों पे, उनके इसके पहले भाजपा से थोड़े करीबी, बीच में बस बहुत थोड़े वक्त ही सही रहे रिश्तों पे, मुजफ्फरनगर पंचायत जिसके बाद वो दंगे हुए जिसमें 40 से ज़्यादा मुस्लिम और करीब 20 के हिंदू लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में मतलब बीते लंबे दौर में सबसे बड़े सांप्रदायिक दंगे जो महीनों चले, जो 2-2.5 महीने चले, जिनका बहुत असर पड़ा और जिन्होंने कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से बदल दी, उसमें उनकी भूमिका पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आगे बढ़ने के पहले सिर्फ ये कहूँ कि अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें और साझा भी करें अपने तमाम सोशल मीडिया चैनल्स में। और क्या हम राकेश टिकैत पे भरोसा कर सकते हैं, हु वेंट एंड पार्टिसिपेटेड इन दैट महापंचायत विच लेड टू एटलीस्ट 3 month लॉन्ग रॉयट्स, जिसके घाव अभी भी नहीं भरे हैं? ये ठीक है, बड़ा सवाल है, पर मैं इस सवाल पे आने के पहले बहुत सारे दूसरे सवाल पूछूंगा, क्योंकि बहुत बार हमारे पास जवाब नहीं होते। बहुत बार हम चीजों को सवालों से ही समझ सकते हैं। जैसे कि ये कि मई 2002 में एमजे अकबर नाम के एक आदमी ने, भारत के बहुत बड़े पत्रकार ने एक लेख लिखा और तब के गुजरात के मुख्यमंत्री और अब के भारत के दूसरी बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लिखा कि उनको निशाने पाकिस्तान मिलना चाहिए, जो बेसिकली पाकिस्तान का भारत रत्न है, सर्वोच्च सम्मान है, क्योंकि उन्होंने भारत की इज्जत पाकिस्तान से भी ज्यादा गिरा दी है। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान आतंकवाद के लिए, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के लिए दुनिया भर में चर्चा में रहता था, अब दुनिया भर के अखबारों में वहां से पाकिस्तान का नाम हट के भारत का नाम लिखा हुआ है। क्या हम कभी ये सोच सकते थे, ये विश्वास कर सकते थे, ये यकीन कर सकते थे कि वही एमजे अकबर एक दिन मोदी का विदेश राज्य मंत्री होगा? क्या? और ये छोटा सवाल नहीं है, ये सवाल आप सोचते रहिएगा। ये तमाम सारे सवाल बहुत बड़े सवाल हैं, ये बहुत कुछ तय करते हैं। क्या कोई कभी सोच सकता था कि राज्यसभा में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले, विष्णु में विष्णु बसे, रम में बसे हैं राम करने वाले कोई सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल कभी भाजपा के बड़े नेता हो सकते थे? ये दोनों हुआ और ये दोनों हमारी आंखों के सामने हुआ। क्या कभी कोई ये सोच सकता था कि वो मुकुल रॉय, तृणमूल कांग्रेस का नेता, जिसको प्रधानमंत्री ने नाम देके भ्रष्ट बताया था, श्रद्धा चिटफंड घोटाले का आरोपी बताया था, वो भाजपा का बंगाल का सबसे बड़ा नेता हो सकता है? क्या कभी कोई ये सोच सकता था कि जिस नारायण राणे कांग्रेस के लीडर, पहले शिवसेना के भी रहे हैं, वहां से आए कांग्रेस में और कांग्रेस से अब भाजपा में, जिसको मतलब फिर से प्रधानमंत्री ने खुद नाम लेके घोटालेबाज बोला था, वो कभी भाजपा का बड़ा नेता ही नहीं हो सकता है कि भाजपा उसको अपने कोटे से राज्यसभा में भेज सकती? क्या कभी किसी ने यह सोचा था कि सज्जाद लोन नाम का एक पूर्व आतंकी मोदी के साथ बैठ के, जो अपने आप को राष्ट्रवाद का पता नहीं क्या क्या बताता है, उसका यार हो सकता था और भाजपा कोटे से कश्मीर का मंत्री बन सकता था? क्या कभी कोई यह सोच सकता था कि पीडीपी और भाजपा मिलके सरकार चलाएंगे? जबकि भाजपा पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी मिलके चला चुकी थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कम से कम उसकी जो भारत के लिए जो एक चीज है वो बहुत साफ है। सो द पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल एंड नॉट ओनली फ्रॉम वन साइड। अभी एक तो छूट गए, मतलब शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने अभी अभी टीएमसी से बगावत की है, जिनको भाजपा के हर नेता ने बाकायदा कैमरे पे उनकी मतलब घूस लेते हुए जो वीडियोस थे यूट्यूब पे जारी किए थे, और वो अब डिलीट कर दिए गए हैं।
क्या कोई सोच सकता था कि वो भाजपा के नेता बनेंगे? तो मतलब ये जो दुनिया है, मतलब जो राजनीति की दुनिया है, दैट्स एज दे कॉल इट, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। एक किताब का नाम है, ढूंढिएगा, मेरे ऊपर यकीन नहीं करिएगा, एक बहुत प्यारी किताब है, पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छी भी लगेगी। सो पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल, और ये केवल एक तरफ नहीं होता है। अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता के बयान के बाद कारसेवकों पे गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके उसके बाद बाबरी मस्जिद को ढहा दिए जाने के समय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, क्या कभी कोई सोच सकता था कि ये एक मंच पर बैठेंगे और मुलायम सिंह यादव कल्याण सिंह को राज्यसभा में भेजेंगे और उनके बेटे राजवीर सपा सांसद बनेंगे? वापस भाजपा में आ गए हैं, मुझे पता है। पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। राजनीति असंभव को संभव बनाने की कला है, और ये केवल एक तरफ नहीं होता। मैंने कहा ना, मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह का जो रिश्ता है, ये भी कोई छोटा रिश्ता नहीं। नवजोत सिद्धू का भाजपा की तरफ से फिर कांग्रेस में आ जाना, ये भी होता ही रहता है। तो फिर से क्या हम नरेश टिकैत पे भरोसा कर सकते हैं, जिन्होंने अपने पिता की लेगेसी को धोखा दिया, जिनकी जाट मुस्लिम एकता, दरअसल किसान एकता का जिनका पूरा नारा था? क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वो दोबारा ये नहीं करेंगे? लेकिन मेरे लिए सवाल ये नहीं, मेरे लिए सवाल ये है कि आप इन सारी चीजों को दरअसल देखते कैसे हैं? ये सारी जो चीजें इतनी छोटी नहीं। राजनीति असंभव को संभव बनाने की कला है, बार्गेन की कला है। राजनीति किसी को अछूत ना समझने की कला है, बट इन सब के ऊपर है, बहुत ऊपर है, जो रियल पॉलिटिक है। महेंद्र सिंह टिकैत की जब हम बात करते हैं और उनको सेकुलर बोलते रहते हैं, तो हम हमेशा एक बात भूल जाते हैं कि जिंदगी के मतलब आखिरी के कुछ सालों में 87 में धूमकेतु की तरह उतरने के बाद राजीव गांधी, जो मतलब देश के अब तक के सबसे बड़े बहुमत से प्रधानमंत्री थे, उनको घुटनों पे ला देने वाले, वीर बहादुर सिंह को घुटनों पे ला देने वाले, किसी पीएम से ना मिलने वाले, अपने दरवाजे पे 2-2 पीएम को बुला लेने वाले महेंद्र सिंह टिकैत भी वापस गए, और वहीं गए जहां पे उन्होंने बीजेपी से साथ लिया और बीजेपी का साथ दिया। बहुत छोटा अरसा था और कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन कल्याण सिंह की सरकार ने उनको गिरफ्तार करवाया। कोई सोच नहीं सकता था। दोबारा मायावती की सरकार ने किया, बहन जी की सरकार ने, बसपा की सरकार ने। अभी आज की चर्चा का विषय नहीं। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मतलब मैं जब भी जिन लोगों का सम्मान करता हूं, महेंद्र सिंह टिकैत हूं या उससे बहुत बड़े गांधी जी, उन सब की जो दिक्कतें हैं एक पितृसत्तात्मक समाज में, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में, मैं उनको छोड़ता नहीं, लेकिन मैं उनका योगदान उनके समय के हिसाब से तय करता हूं, उसी के हिसाब से देखता हूं। ये मेरे लिए एक बहुत क्लियर बात। तो ऐसा नहीं है कि मतलब राकेश टिकैत बिना किसी वजह के चले गए थे। मंडल ने, उनकी जो राजनीतिक जमीन थी वो कमजोर की थी, क्योंकि जाट आरक्षण ने और जो तमाम समाज थे जिनको आरक्षण नहीं था, उनको थोड़ा नुकसान पहुंचाया, उनकी एकता तोड़ी। फिर जब कमंडल आया तो कमंडल ने सबको हिंदू बनाना शुरू किया, तो जो जाट एक पहचान थी, बालियान खाप के जो 84 गांव थे जिनकी ताकत टिकैत खानदान की ताकत थी, उससे वो भी कमजोर हुई। तो ठीक है, ऐसे में विचलन होते हैं। वो गए उधर। मुजफ्फरनगर पंचायत में उनके शामिल होने की बात पे किसी को कोई शक नहीं, लेकिन वो हमेशा कहते रहे कि उन्होंने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया और कोई वीडियो वगैरह नहीं। लेकिन हमें ऐसे भी जज नहीं करना चाहिए। हमें जज यहां से करना होगा कि आज टिकैत कहां खड़े हैं। जब टिकैत रो पड़े, उससे आंदोलन को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, उससे आंदोलन मजबूत हुआ या कमजोर हुआ, ये सारी बातें छोटी बातें नहीं, ये बातें बहुत बड़ी बातें। 26 जनवरी को भाजपा के गुंडे, भाजपा के दल्ले दीप सिद्धू, जो अभी भी फरार है, जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस है लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं है मीडिया में, जिसकी तस्वीरें मोदी के साथ हैं, अमित शाह के साथ हैं,
जो भाजपा सांसद सनी देओल का चुनाव एजेंट था, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। जिसने लाल किले पे दंगा किया, बवाल किया, उसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं। और ऐसे में जो टिकैत पे हमला हुआ, जो योगी सरकार ने अपने आप को मेरे ख्याल से मतलब और भी दबंग स्थापित करने के चक्कर में गाजीपुर बॉर्डर खाली कराने की जो धमकी दी, और उसके बाद मतलब जो उनको लगा होगा, जो भी लगा हो कि हम क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो मुझे लगता है कि ऐसे में हमको ये सोचते रहना चाहिए कि मतलब आंदोलन बैकफुट पे था, गोदी मीडिया पूरे शबाब पे था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, चिंगाड़ रहा था, दलाल साबित कर रहा था, खालिस्तानी साबित कर रहा था, यह कोशिश कर रहा था बताने की कि यह आंदोलन केवल सिखों का है। और उसमें अचानक से राकेश टिकैत का दहाड़ पड़ना कि हम यहां खड़े हैं, उसने आंदोलन को जिंदा किया या नहीं किया। वापस आप राकेश टिकैत को राकेश टिकैत से नहीं जांच सकते। आप राकेश टिकैत तो उनके रोने के बाद, उस आंसू ने जो सैलाब लाया, उससे जांचेंगे। उनके रोने के बाद अचानक आंदोलन वापस लेने की घोषणा से अलग अचानक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के हरियाणा से लेकर के राजस्थान तक से लेकर के हजारों हजार ट्रैक्टर चल पड़ते हैं, और उत्तर प्रदेश की वो सरकार जो मतलब ठोक दो की नीति मतलब अपनी अपनाती है और उसको बहुत गर्व करती है, जिसने कहा था कि हम गाजीपुर आज खाली करा लेंगे, वो गाजीपुर खाली कराती तो है लेकिन अपने सुरक्षा बलों से। ऐसे में आपको इस राकेश टिकैत को वहां से देखना होगा। भाजपा किसी को अछूत नहीं समझती। राकेश टिकैत हो, वो कोई भी हो, वो किसी को अछूत नहीं समझती। मुकुल रॉय हूं, नारायण राणे हूं, स्वामी प्रसाद मिश्रा हूं, बाबू सिंह कुशवाहा हूं, उसके लिए सत्ता एकमात्र ध्येय है। हमारे लिए एकमात्र ध्येय किसान आंदोलन होना चाहिए। टू मच ऑब्सेशन विद पॉलिटिकल करेक्टनेस इज वेरी डेंजरस, इट्स हॉरिबल। अगर आप इस पे उतरेंगे तो आपको दिक्कत होगी। ये राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के पास एक मौका है, उनके लिए भी रिवाइवल का मौका है। अगर वो कोर्स करेक्शन करें, महेंद्र टिकैत बस तब तक सबसे बड़े नेता रहे जब तक उनकी कोई भी सभा हो, वो मंच पे नहीं बैठते थे, गांव के किसी एक बुजुर्ग को बैठा लेते थे, किसी इमाम को बैठा लेते थे, किसी चौधरी को बैठा लेते थे। जब तक उन्होंने किसानी के मुद्दों को, किसानों के मुद्दों को जाति धर्म खाप बालियान सबके ऊपर रखा, उन्होंने पहली बार समझौता किया, उसके बाद वो लगातार उनका कद घटता चला गया। टिकैत बंधुओं की, इसके बाद उनके बेटों की राजनीति खत्म हो गई 2013 के बाद। उसके बाद तो वो बस मतलब कभी वीके सिंह की, कभी राजनाथ सिंह के मंच पर जगह पाने के लिए मतलब दौड़ते रहे। मैं भी बहुत सस्पिशियस था, मैं भी बहुत मतलब मुझे लग रहा था कि क्यों राकेश टिकैत, क्यों इसको तो मैंने वीके सिंह के साथ देखा है। लेकिन उस दिन जब वो आदमी दहाड़ा और उसके बाद का जो फर्क देखा मैंने, मुझे लगता है कि मौका दिया जाना चाहिए। भाजपा सत्ता के लिए मौका देती है, हमें संघर्ष के लिए मौका देना चाहिए। भाजपा सत्ता के लिए रम में राम देखने वाले, विस्की में विष्णु देखने वाले नरेश अग्रवाल को अपना लेती है। हमें संघर्ष के लिए, मैं मर जाऊंगा लेकिन कोर्ट अरेस्ट नहीं करूंगा, गिरफ्तारी नहीं दूंगा, बीते 3 दशक में यह पहली बार बोलने वाले नेता को मौका देने की बात करती है। मैं शामली मुजफ्फरनगर दंगों के बीच घूमा हूं, आप वसीम अकरम त्यागी से पूछिए, मैंने खतरे झेले। आप पूछिए वहां के दोस्तों से, मतलब मैंने दंगों की जांच की है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तरफ से, अपनी जान दांव पे लगा के। उसका मतलब मुझे किसी ने बुलाया नहीं था, मतलब मैं इसका कोई ऐसा नहीं मांग रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर वो सारे लोग इस बात से सहमत हैं, मतलब राकेश टिकैत को अगर जज करना है किसी को, तो वो अधिकार केवल वेस्टर्न यूपी के अल्पसंख्यकों का है, और वो मुझे लगता है राकेश टिकैत के साथ खड़े हैं।
तो आप अपनी जो पॉलिटिकल करेक्टनेस की, जो राजनीतिक शुद्धता की ऑब्सेशन है, प्लीज बीच में ना लाए। हद से हद क्या होगा कि राकेश टिकैत धोखा देंगे, लेकिन अगर राकेश टिकैत ने उसी दिन धोखा दे दिया होता तो, अगर उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर खाली कर दिया होता तो अभी ये सरकार बाकी बचे आंदोलन को खालिस्तानी बता के टैंक चढ़वा रही होती। आप समझिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप समझिए। मुझे लगता है टिकैत बंधुओं के पास ये एक मौका है जब वो उस भोपा नहर के किनारे 40 दिन जाके बैठ सकते हैं जहां पे उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा टिकैत, एक मुस्लिम लड़की के अपहरण के खिलाफ बैठे थे और सरकार को तब भी घुटनों में ले आए थे, और उसके बाद वो इलाका 2013 तक जिंदा रहा, जहां पे दंगे नहीं हुए, जहां पे लोग साथ रहे। हमें ये उन्हें एक मौका देना चाहिए, ये मुझे लगता है। अगर आपको नहीं लगता तो आप खुद से तय करें। मैं राकेश टिकैत के साथ हूं जब तक वो अगला धोखा ना दे। वो धोखा उस दिन भी दे सकते थे। अगर वो आदमी कह रहा है कि मैं गोली खा लूंगा, नहीं जाऊंगा, तो वो तो मुकुल राय भी नहीं है कि मतलब मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं घोटाले की रकम नहीं लौटाऊंगा, मैं भाजपा में चलाऊंगा। वो ये नहीं कह रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं गोली खा लूंगा, किसान भाइयों को नहीं छोड़ूंगा। राकेश टिकैत को मौका दें।